हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स क्रैक एमसीआई। आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स। मेनली जेनेटिक्स होता क्या है, तो इसमें हम जीन के बारे में पढ़ते हैं। जीन पाया कहाँ जाता है, तो जैसा कि एक सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही ये जीन पाया जाता है। मेनली जो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वह स्टोर होता है डीएनए में। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ये आरएनए ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। और उसके बाद उसको कोडिंग करके प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स। कैसे जेनेटिक्स हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहले जेनेटिक्स का बेसिक जानते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, तो जो मेनली जीन होता है वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है, डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी से होता है डीऑक्सी राइबो, एन से होता है न्यूक्लिक, ए से होता है एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स बना हुआ होता है और ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। किस बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हमारा डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है या लीनियर होता है, तो हमारा डीएनए जो यूकेरियोट का डीएनए है वो लीनियर होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूछेगा जो हमारा डीएनए है उसका बैकबोन क्या होता है, जैसे कि हम इंसान हैं तो हमारा बैकबोन क्या है, स्केलेटल सिस्टम। वैसे ही डीएनए का बैकबोन क्या होता है, फॉस्फेट, और क्या होता है, पेंटोज, जो मेनली किससे अटैच होता है, नाइट्रोजिनस बेस से। तो बैकबोन अगर पूछेगा तो वो क्या क्या होगा, तो फॉस्फेट, पेंटेज शुगर, और वो अटैच होता है नाइट्रोजिनस बेस से। ठीक है, तो आप देखिए जानते हैं कैसे। ये होता है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक OH अटैच होगा, यहाँ पर एक OH अटैच होगा, यहाँ पर CH2OH होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेकंड नंबर वाला कार्बन पे OH नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा नाइट्रोजन हट के यहाँ पे OH हट के यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ जाते हैं। और अगर किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अगर इसको लिंकेज बनाना होगा तो ये लिंकेज नंबर 3 पे होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब नाइट्रोजिनस बेस को जानते हैं। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह का होता है, प्यूरीन पाइरीमीडीन। प्यूरीन को कैसे याद रखना है, पूजा से। पूजा हम हमेशा कितने भगवान का करते हैं, 2, जैसे कि राम सीता, कृष्ण राधा, ठीक है, पार्वती शिव। तो पूजा हमेशा 2 बॉन्ड का करते हैं, 2 भगवान का करते हैं। तो इसमें जो सर्किल होगा वो डबल सर्किल होगा, लेकिन पाइरीमीडीन में सिंगल सर्किल होगा। फिर ये G और A क्या है, ये इसका कंपोनेंट है, क्या है, ग्वानिन और एडेनिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 2 प्यूरीन होता है, एडेनिन और ग्वानिन। 2 पाइरीमीडीन होता है, थायमीन और साइटोसिन। ऐसे पाइरीमीडीन 3 होता है, एक यूरासिल भी होता है, लेकिन डीएनए में 2 ही पाया जाता है। ये यूरासिल कहाँ है, तो ये आरएनए में पाया जाएगा। तो क्या थायमीन भी आरएनए में पाया जाएगा, नहीं, यूरासिल आरएनए में पाया जाएगा और थायमीन डीएनए में पाया जाता है। यही स्ट्रक्चर
डिफरेंस होता है। ठीक है, जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है हमेशा इसका अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे A इक्वल टू T, C इक्वल टू G, और ये दोनों बॉन्डेड होते हैं। जैसे A और T डबल बॉन्ड से, C और G ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम। अब ये जो बेसेज हैं, नाइट्रोजिनस बेसेज हैं, ये मेनली सीक्वेंस का काम करते हैं। क्या का, सीक्वेंस का। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये मेनली ह्यूमन जीनोम में बनाने में हेल्प करते हैं। सेंट्रल डोग्मा, अभी जो आपको बताया था सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। यही मेनली जो हमारे सेंट्रल डोग्मा है, ये मेनली यही थ्योरी बताता है। और ये दिया किसके द्वारा है, ये दिया गया है फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है, डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाता है। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये मेनली डीएनए में जो भी स्टोर इन्फॉर्मेशन होता है उसको ये कैरी करने का काम करता है। ठीक है, इसमें 3 बेस कोडॉन होते हैं, जैसे A, U, G, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के एक कोडॉन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी 3 न्यूक्लियोटाइड मिल गया वहाँ उसको क्या कहेंगे, एक कोडॉन कहेंगे। तो ये कोडॉन, ये 2 कोडॉन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड है, एक कोडॉन, ऐसे करके हम इसको कोडॉन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। 3 बेसिस को क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। अब ये जीन क्या होता है, जीन एक यूनिट है डीएनए सीक्वेंस का, जो मेनली कोड करता है किस लिए, ताकि प्रोडक्शन हो सके प्रोटीन का। ठीक है, और ये प्रोटीन का प्रोडक्शन से ही मेनली हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट। कोडिंग में जब आप मेरे वीडियो में डीएनए का एक स्पेशल वीडियो बनाई हूँ, उसमें आप जाके एक्सोम, इंट्रॉन ये सब देख सकते हैं। ये सब क्या होता है, जैसे कि डीएनए के सीक्वेंस में क्या होता है, एक पार्ट क्या होता है, काम का होता है, एक पार्ट बिना काम का होता है। एक पार्ट काम का होता है, एक बिना काम का होता है। मतलब एक पार्ट फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है। जो फंक्शनल होता है उसको कहते हैं एक्सॉन, जो नॉन फंक्शनल होता है उसको कहते हैं इंट्रॉन। तो इन है ना, तो आपको लग रहा होगा ये अंदर रहेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। इंट्रॉन बाहर निकल जाएगा और उसके बाद सारा जो रहेगा वो फंक्शनल रहेगा और वो होगा एक्सॉन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जो ये रेगुलेटरी फंक्शन होता है आरएनए मॉलिक्यूल का, वो 2 होता है, या तो माइक्रो होगा या मैक्रो होगा। ठीक है, तो अगर माइक्रो हुआ इसका मतलब कि जो कोडिंग वाला होगा वो नहीं होगा, नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। कौन सा, नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, जो मेनली गेटकीपर कहलाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये पिक्चर देखिए क्या है, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। डीएनए क्या होगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो मेनली ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है। और एमआरएनए जो बनता है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है। सिर्फ यूकैरियोट में एक और उसका करना पड़ता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं, एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में बदल देते हैं। अब ये मैच्योर एमआरएनए ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। तो हमारा ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अब जो ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन को रीडिंग करता है। इसका 2 स्ट्रक्चर होता है ना, सब यूनिट, एक लार्ज एक स्मॉल। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ट्रांसलेशन कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। ठीक है, तो ये मेनली इस तरह से सीक्वेंस चलता है। अब आते हैं
माइटोसिस या मियोसिस। जैसा कि हमें पता है जो हमारा फुल जीनोम है उसमें मेनली 2 सेट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। 2 सेट कहने का क्या मतलब है, एक माँ का और एक पिता का, ठीक है। तो 23 पेयर्स में 22 पेयर जो होता है वो ऑटोजोमल क्रोमोजोम होता है, और जो 1 पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोजोम में XX भी हो सकता है और XY भी हो सकता है। अगर XX हुआ तो गर्ल होगी और XY हुआ तो बॉय होगा, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है ना, तो जो ये जो DNA है, होमोलोगस सेट ऑफ DNA, इसका एग्जैक्ट कॉपी बनता है और ये मेनली चला जाता है कहाँ, फीटस में, ताकि जो उनकी बेटी हो या जो उनका सिबलिंग हो वो क्या हो, एग्जैक्ट कॉपी हो, मतलब कि कुछ कैरेक्टर क्या हो फादर का बच्चे में आए। मेनली क्या होता है ना, मदर और फादर दोनों का जेनेटिक कैरेक्टर आता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के समय जाइगोट क्या होगा, जैसे कि जब गैमेट आता है, गैमेट किसको कहते हैं, मेल और फीमेल के गैमेट को। मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म। फीमेल का गैमेट क्या होता है, ओवम या ओवरी सेल या एग सेल कह सकते हैं। ये दोनों जब गैमेट फॉर्म में होता है तो इसमें एनिन होते हैं, मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। और ये जब जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये बनता है जाइगोट, जो मेनली डिप्लॉयड होते हैं, मतलब फादर और मदर दोनों का कैरेक्टर इसमें आके मिल गया। फिर से ये क्या हो गया, 46 क्रोमोजोम पेयर हो गया, ठीक है। वही कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या होता है, फिर से अपना डिप्लॉयड जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है, ठीक है। इसमें मेनली कौन कौन सा प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन, पैकेजिंग, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये हेरिडेटरी होता है, मतलब कि चलते आ रहा है, इसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। जैसे कि मेरे में जो कैरेक्टर है वो मेरे पेरेंट्स से मिलता है, अब जो मेरा बच्चा होगा उसमें मेरा कैरेक्टर मिलेगा, इस तरह से ये सीक्वेंस चलते जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं जीनोमिक वेरिएशन। अब हमारा क्या है, साइंटिस्ट लोग काम करने लगे कि जो DNA पे क्रोमोजोम पेयर होते हैं वो कैसा होता है। तो इन्होंने 1990 में स्टार्ट किया था, सोचे थे कि 10 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस कंप्लीट होने में 13 साल लगा और कंप्लीट हुआ 2003 में, जिसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें पता चला ना कि जो मेनली DNA में, सबका DNA में 99.9% क्या होता है, सेम होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, और ओनली 0.1% जीनोम सीक्वेंस में वेरिएशन होता है। जो ये दुनिया में जितने भी इंसान देख रहे हैं सब एक दूसरे से अलग हैं, तो सब में सिर्फ 0.1% ही वेरिएशन होता है, जिसके कारण सब हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। इसी के कारण फिनोटाइप मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। और ये मेनली होता कहाँ पे है, तो लोकस पे होता है, ठीक है। लोकस पे होता है, जिसको क्या कहते हैं, एली भी कहते हैं। अगर ये जो इनहेरिटेड एली होगा, अगर सेम सीक्वेंस का होगा तो उसको कहेंगे होमोजाइगस। अगर डिफरेंट सीक्वेंस का होगा तो उसको कहेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब ये जो एली है वो बाद में क्या करता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन करता है DNA के अंदर, ठीक है। मतलब कि जो DNA तक सीक्वेंस है मेनली डिफर करता है 10 मिलियन पॉइंट पे, 0.1% मतलब समझ लीजिए 10 मिलियन पॉइंट पे ये डिफर करता है। इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये मेनली क्लासीफाई होता है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, ठीक है। मेनली जो SNP होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो हेल्दी होता है, कोई भी डिजीज कॉजिंग नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए या डेल्टा 32 एली आ जाए, जो मेनली किसका है, बीटा साइटोकाइनिन रिसेप्टर 5 का है, तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कैरी करेगा, जैसे कि HIV, एड्स। कौन सा, डेल्टा 32, याद रखिएगा, CCR5 बीटा केमोकाइनिन रिसेप्टर 5। इसके कारण क्या हो सकता है, HIV हो सकता है, HIV के कारण एड्स हो सकते हैं,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, जो इंडिविजुअल सीक्वेंस वेरिएशन है ये कंपैरेटिव होता है, मतलब कि ये इसमें क्या होता है ना कभी कभी कि जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है, इसको कहते हैं कॉपी नंबर वेरिएंट। इसमें मेनली स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है, क्योंकि डीएनए के कभी लार्ज बन जाएगा कभी स्मॉल बन जाएगा, कुछ तो वेरिएशन होगा जेनेटिक लोकस पे, जिसके कारण क्या होता है कॉपी नंबर वेरिएंट हो जाते हैं। तो ये जो वेरिएंट होता है या तो ये बेनाइन होता है या पैथोजेनिक। पैथोजेनिक किसको कहते हैं, डिजीज के कारण होता है, या इसका कोई अननोन सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो मेनली जो SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फेनिज्म में ये इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन को। क्या को, जेनेटिक वेरिएशन को। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि जेनेटिक वेरिएशन को कौन इंट्रोड्यूस करता है तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मेनली अगर जेनेटिक वेरिएशन होता है तो यही दो कारण से होता है, SNP और CNV के कारण, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फेनिज्म और कॉपी नंबर वेरिएंट के कारण। ठीक है, जैसे कि HIV बता दिए। कुछ अलग वर्ड में कह सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन होता है ये मेनली कोर होता है, कलेक्टिव गोल, मतलब इंडिविजुअलाइज मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, डिजाइनर ड्रग्स के कारण भी हो सकता है, या मिसमैच के कारण भी हो सकता है। चलिए आते हैं अब इपीजेनेटिक वेरिएशन पे। इपीजेनेटिक वेरिएशन में ये भी एक जेनेटिक वेरिएशन का क्या है, फॉर्म है, लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई भी चेंजिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है, मेनली जो 3 डायमेंशनल DNA स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, चेंज कर देगा एक्सप्रेशन ऑफ पैटर्न ऑफ जीन, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन हो जाता है हिस्टोन में, जिसके कारण क्रोमेटिन स्ट्रक्चर अल्टर हो जाता है। ठीक है, कोवैलेंट एडिशन कहाँ पर होता है, तो मिथाइल ग्रुप तो साइटोकाइनिन जैसे कि आपको पता है DNA में क्या होता है, हमारा नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है 2 तरह का, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में क्या होता है, ग्वानिन और एडेनिन होता है, पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो ये क्या होता है, साइटोसिन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप पे कोवैलेंट का एडिशन हो जाने के कारण ये मेनली 3 डायमेंशनल DNA का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर कर जाएगा। इसी पैटर्न को हम कहते हैं इपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसके कारण क्या हो सकता है, सक्सेसिव सेल डिवीजन भी रेप्लिकेट हो सकता है, और अनचेंज DNA सीक्वेंस भी कभी कभी क्या होता है ना, मेनली DNA जो सीक्वेंस है वो अनचेंज होते हैं, लेकिन इसके कारण क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है, जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है इसके कारण हमारा जो फिनोटाइप है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, मेनली जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और CpG आइलैंड मिथाइलेशन पैटर्न में। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हाइपर मिथाइलाइजेशन होता है पेरेंटल एली का। ठीक है, जो कॉज करता है, मेनली जो कॉज होता है किसके कारण, तो साइलेंस या डिजीज के कारण, और ये मेनली एबनॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन ये अगर मिथाइलेशन वेरिएबल हो गया जैसे कि CpG आइलैंड में, तो कैंसर सेल होने का डर होता है, मतलब कि ट्यूमोराइजेनेसिस होने का भी डर है। ठीक है, अब आते हैं जेनेटिक पैथोलॉजी में। जेनेटिक पैथोलॉजी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर, सी यू।